रेडी। आज मैं आप लोगों को देवनागरी लिपि परिचय और उसकी विशेषताओं के संदर्भ में बताने जा रही हूँ। तो देवनागरी लिपि में सबसे पहले चित्र लिपि था, उसके बाद भाव लिपि आया, उसके बाद ध्वनि लिपि आया। देखिए, आगे ध्यान दीजिए। अब आज हम लिपि के विकास पर चर्चा करेंगे। मौलिक भाषा को लिपि के माध्यम से लिखित रूप दिया जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार लिपि को ईश्वर की सृष्टि माना गया। इसी मान्यता के आधार पर हिंदू धर्म में लिपि को ब्रह्मा की सृष्टि माना गया। इसी आधार पर प्राचीन लिपि को ब्राह्मणी लिपि नाम से अभिहित किया गया। लेकिन वास्तविकता यह है कि मनुष्य को जब अपनी मौखिक भाषा में व्यक्त विचारों को स्थायित्व देने की आवश्यकता का अनुभव हुआ, तभी लिपि का उद्भव हुआ होगा। सर्वप्रथम मनुष्य ने रेखाओं के द्वारा मौखिक भाषा को अंकित करना सीखा होगा। इसीलिए भाषा का उच्चरित या मौखिक रूप को अंकित करने की विधि को लिपि कहा जाता है। लिपि के विकास क्रम के 3 मुख्य सोपान हैं। पहला है चित्रलिपि, उसके बाद भावलिपि, उसके बाद ध्वनि लिपि। तो अभी हम चित्रलिपि के संदर्भ में चर्चा करेंगे। चित्रलिपि लिपि के विकास का क्रम का प्रारंभिक रूप है। इस दृष्टि से लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग घटनाओं या वस्तुओं को चित्रों के माध्यम से अंकित करके किया गया। पाषाण युग के कई ऐसे भित्ति चित्र गुफाओं आदि में चित्रित मिलते हैं, किंतु चित्रलिपि के द्वारा केवल स्थूल वस्तुओं को चित्रित किया जा सकता है। दूसरा है भावलिपि। चित्रलिपि से भावलिपि विकसित हुई। भावलिपि में चित्रों के द्वारा भावों को स्पष्ट किया गया, जैसे प्रकाश, उदयकाल, सूर्यास्त या सूर्य के लिए गोलाकार अंकित किया गया। तीसरा है ध्वनि लिपि। ध्वनि लिपि विकास का अंतिम सोपान है। ध्वनि लिपि के विकास ने ही लेखन कला को जन्म दिया। इसमें चिन्ह भावों या वस्तुओं को प्रकट न करके उनके नामों के लिए प्रयुक्त ध्वनियों को व्यक्त करते हैं। वर्तमान युग की अधिकतर विकसित लिपियां ध्वन्यात्मक ही है। ध्वनि लिपि के 2 भेद हैं। पहला है अक्षरात्मक और दूसरा है वर्णनात्मक। अक्षरात्मक लिपि के प्रत्येक लिपि चिन्ह एक अक्षर को व्यक्त करते हैं तथा अक्षर में स्वर व्यंजन को संयुक्त करके लिखा जाता है। जैसे व्यंजन ध्वनि प में 2 ध्वनि समाहित है, प और अ। वर्णनात्मक लिपि में प्रत्येक लिपि चिन्ह एक ही ध्वनि को व्यक्त करता है, जैसे पी। इस दृष्टि से रोमन लिपि वर्णनात्मक है तथा देवनागरी लिपि अक्षरात्मक। अब मैं देवनागरी लिपि की उत्पत्ति और विकास के संदर्भ में चर्चा करूंगी। देवनागरी लिपि या नागरिक लिपि की व्युत्पत्ति भारत की प्राचीन लिपि ब्राह्मणी से मानी जाती है। यह भारत की प्रमुख लिपि है। हिंदी की सभी बोलियों का लिपि में लिखा जाता है। भारत में प्राचीन मौर्य काल में ब्राह्मणी लिपि प्रचलित थी। 5वीं शताब्दी में गुप्त काल में गुप्त लिपि का विकास हुआ। 6वीं शताब्दी में कुटिल लिपि का विकास हुआ। इसी लिपि से 8वीं शताब्दी में प्राचीन नागरिक लिपि का विकास हुआ। तब से नागरी लिपि में निरंतर विकास होता रहा है। इस विकास के क्रम में नागरी लिपि में अक्षरों में परिवर्तन आया है तथा कुछ नए चिन्ह भी जुड़े हैं। प्रारंभ में इस लिपि के वर्णों में पर सिरोरेखा नहीं थी। कालांतर में वर्णों में सिरोरेखा का विकास हुआ। 12वीं शताब्दी में आधुनिक नागरिक लिपि का स्वरूप निर्धारित हुआ। तब से आज तक नागरिक लिपि के अधिकांश लिपि चिन्हों का एक ही रूप मिलता है, किंतु विकास के दौरान उनमें एक लिपि चिन्हों का समावेश हुआ। पहला है नागरिक लिपि पर फारसी लिपि का प्रभाव पड़ा। फारसी लिपि में नुक्ते का प्रयोग होता है। उसके प्रभाव के कारण नागरिक लिपि में भी नुक्ते का प्रयोग होने लगा। दूसरा है नागरिक लिपि पर गुजराती लिपि का प्रभाव पड़ा। गुजराती में सिरोरेखा नहीं है। कहीं कहीं नागरी लिपि में भी सिरोरेखा के बिना ही लिखी जाती है। तीसरा है नागरिक लिपि में
ने रोमन अर्थात अंग्रेजी से भी प्रभाव ग्रहण किया। अंग्रेजी के डॉक्टर, ऑफिस जैसे शब्दों के हिंदी में प्रचलित होने के कारण इन शब्दों में उपयुक्त ओ ध्वनि को नए लिपि चिन्ह अ के परिकल्पना आदि लिपि में प्रयोग किया गया। चौथा है, नागरिक लिपि में अंग्रेजी के विकास चिन्ह का भी प्रभाव पड़ा। नागरिक लिपि में अर्ध विराम के लिए एक खड़ी पाई तथा पूर्ण विराम के लिए 2 खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है, किंतु अब अंग्रेजी के प्रभाव स्वरूप तथा मुद्रण की तकनीक की सुविधा के लिए कॉमा तथा फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। अब मैं देवनागरी लिपि की विशेषताओं के संदर्भ में चर्चा करूंगी। सबसे पहला है, एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह। देवनागरी लिपि में विभिन्न ध्वनियों और उसके लिए प्रयुक्त लिपि चिन्हों का सामंजस्य है। इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह है। अलग अलग चिन्ह निश्चित, प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग लिपि चिन्ह है। इसमें ह्रस्व और दीर्घ स्वरों के लिए भी अलग अलग मात्रा चिन्ह है, इसलिए इस लिपि में वही लिखा जाता है जो बोला जाता है। दूसरा है, एक लिपि चिन्ह के द्वारा एक ध्वनि का बोध। देवनागरी लिपि में प्रायः हर लिपि चिन्ह का एक निश्चित ध्वन्यात्मक मूल्य है और वह एक निश्चित ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा है, देवनागरी लिपि के स्वरों की व्यवस्था में पहले ह्रस्व स्वर आता है, फिर दीर्घ स्वर क्रम पूर्वक नियोजित है। इसके लिए स्वर और व्यंजन अलग अलग लिखे जाते हैं। वर्णों का वर्गीकरण। देवनागरी लिपि में विभिन्न व्यंजनों के लिए प्रयुक्त लिपि चिन्हों का वर्गीकरण विभिन्न वर्णों में वैज्ञानिक ढंग से किया गया है, जैसे क वर्ग क से लेके घ तक, च वर्ग च से लेके अंग तक, ट वर्ग त से लेके न तक, टवर्गी न तक इत्यादि। हर वर्ग का एक निश्चित नासिक व्यंजन है जो उस वर्ग के अंत में आता है। प्रत्येक वर्ग में पहले अल्प प्राण आता है, फिर उसका महाप्राण आता है, जैसे प के बाद फ, फ के बाद ब। इस प्रकार हर वर्ग के पहले 2 वर्ण अघोष और बाद वाले सघोष वर्ग जैसे प, फ, अघोष, ब, भ, सघोष। उच्चारण के स्थान और प्रमुख प्रयत्न के आधार पर हर वर्ग में व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाता है। इस प्रकार नागरी लिपि में सभी लिपि चिन्ह अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से सुव्यवस्थित है। अगला है, लेखन तथा उच्चारण में स्पष्टता। देवनागरी लिपि में स्पष्टता की विशेषता भी है, इसलिए प्रत्येक लिखित वर्ण उच्चरित होता है। अंग्रेजी में कई जगह ऐसे उच्चारण होते हैं जो लिखे नहीं जाते, जैसे नॉलेज में के का उच्चारण नहीं होता। साइकोलॉजी में पी का उच्चारण नहीं होता। नागरी में ऐसी मुक्त वर्ण नहीं है। छठा है, सरलता। देवनागरी लिपि अन्य लिपियों की अपेक्षा सरल और वैज्ञानिक है। इसके लिपि चिन्हों में एक ही चिन्ह के छोटे और बड़े अलग अलग रूप होते हैं। समृद्ध और परिपूर्ण वर्णमाला। देवनागरी लिपि में वर्णमाला अत्यंत संपन्न तथा परिपूर्ण है। इसमें 52 वर्ण हैं जो विभिन्न ध्वनियों को व्यक्त करने में सक्षम है। इस लिपि में परंपरागत लिपि चिन्हों के अतिरिक्त नए लिपि चिन्ह भी अपनाए जाते हैं। ध्वन्यात्मक मूल्य। ध्वन्यात्मकता की दृष्टि से भी नागरिक लिपि रोमन तथा अन्य लिपियों की अपेक्षा अधिक विशिष्ट है। ध्वन्यात्मक मूल्य के कारण ही नागरिक लिपि में अनेक नए लिपि चिन्हों का समावेश हुआ। ध्वन्यात्मक मूल्य के कारण ही इसका ध्वनि विश्लेषण आसानी से किया जाने लगा। आज यहीं तक, धन्यवाद।